अब रेड ब्लड सेल जो है नॉन, आपको सब कुछ इमेज में ये सब कैसे दिखेंगे सर? डीप ब्लू कलर के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं आपको? डीप होते हैं किस स्टेन के थ्रू? तो सुपर कुछ इस प्रकार से अगर 3D देखो तो बीच में जो है वो दबा अलग अलग टाइप के रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी अपेयर होने लगा, स्ट्रक्चर फ्रैगमेंट जैसा दिखने लगे। तो और बताया गया कि सर एक पाया कब जाएगा, किस कंडीशन सिस्टोसाइट्स आरबीसी का हो सकता है। अब रेड ब्लड सेल जो है नॉन निकलेटेड है। रेटिकुलोसाइट को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? रेटिकुलोसाइट के अंदर जो है आरएनए के कुछ डेब्रिस प्रेजेंट होते हैं जो रेटिकुलिन मटेरियल जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं सर? रेटिकुलिन मटेरियल जैसा। आपको सब कुछ इमेज में, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ दिखा रहा हूँ, सब पढ़ाया जा चुका है आपको उस क्लास में। तो आपको अंदर में जो है रेटिकुलिन मटेरियल्स दिखते हैं सर। क्या दिखते हैं? रेटिकुलिन मटेरियल्स दिखते हैं जब आप सुप्रावाइटल स्टेन से स्टेन करते हो। कैसे दिखेंगे सर? कैसे दिखेंगे सर? डीप ब्लू कलर के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं आपको? डीप ब्लू कलर का दिखता है। कब? जब आप सुप्रावाइटल स्टेन यूज करते हो। क्वेश्चन वहीं से पूछा था सर, क्वेश्चन वहीं से पूछा था कि रेटिकुलोसाइट जो है वो सीन होते हैं किस स्टेन के थ्रू? तो सुप्रावाइटल स्टेन के थ्रू या मिथाइलिन ब्लू के थ्रू। ठीक है सर, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। बस देखो क्वेश्चन सबके सब तो पढ़ा है, में से पूछ रहा है। थ्योरी आप पढ़ेंगे? क्या हो गया इधर कमेंट आप लोगों का? थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो वो चीजें जो है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीजें वहां थ्योरी में बताई गई है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। बैक्टीरिया वर्ल्ड लिख रहे हैं क्री का पेपर सॉल्व हो रहा है क्या सर? बिल्कुल बच्चे, क्री का ही पेपर सॉल्व हो रहा है जो अभी एग्जाम हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। सर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सेकेंड वन क्वेश्चन पूछा है कि सिस्टोसाइट्स क्या होते हैं सर? हैं आप लोगों को हिमेटोलॉजी में ही मैंने पढ़ाया है, आपको लगता है एरिथ्रोपोइसिस के बाद एक चैप्टर है, एक लेक्चर है जिसको मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी कहते हैं। सर मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी में मैंने रेड ब्लड सेल की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी और एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी दोनों पे मैंने टॉक की है। और ये आरबीसी देखो एक 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 क्वेश्चन जो है ना, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो। किस टॉपिक को सर? अगले एग्जाम के लिए ऐसा कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो पिछला एग्जाम हुआ था 2025 में फरवरी में, उसमें भी मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी से क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है। और फिर इस एग्जाम में भी मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी से क्वेश्चन पूछा है। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी में मैंने आपको कई जो है आरबीसी का एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। उसमें 4th नंबर पे, वहीं से स्क्रीनशॉट लगाया गया, 4th नंबर पे होता है सिस्टोसाइट्स। सिस्टोसाइट्स एक्चुअल में होते क्या है? आरबीसी नॉर्मल कैसा होना चाहिए सर? नॉर्मल आरबीसी जो है वो बाई कॉनकेव डिस्क लाइक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर? बाई कॉनकेव डिस्क लाइक। कुछ इस प्रकार से अगर 3D देखो तो बीच में जो है वो दबा हुआ होता है, इसका डायमीटर जो होता है 1 माइक्रोमीटर होता है। पेरिफेरल दोनों ओर उठा हुआ होता है, इसका जो डायमीटर होता है 2 माइक्रोमीटर होता है। और अगर ये पूरा को देखें तो वो होता है 7.2 माइक्रोमीटर। ये होता है नॉर्मल रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इन्हीं रेड ब्लड सेल में ना एबनॉर्मेलिटी आने लगे सर, इन्हीं रेड ब्लड सेल में जो है वो इनकी मॉर्फोलॉजी अल्टर्ड होने लगे। कई सारे रीजन्स होते हैं इसके, हर एक एबनॉर्मिटी के अलग अलग रीजन्स होते हैं। हो सकता है लेड पॉइजनिंग हो गया, हो सकता है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस हुआ है, हो सकता है कि हीमोग्लोबिन के जो चैन्स थे वही अल्टर्ड हो गए सर, वही नहीं प्रेजेंट है। कई सारे रीजन्स हो सकता है कि आपके बॉडी में जो है मेटेलिक पॉइजन्स हो गए हैं, हो सकता है कि आप अल्कोहलिक ज़्यादा हैं, हो सकता है आपके बॉडी में एनीमिया हो रहा हो। तो इन सब में ना अलग अलग टाइप के रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी अपेयर होने लगती है, उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल। उसमें एक आता है सिस्टोसाइट्स। सर सिस्टोसाइट्स किस कंडीशन को कहते हैं? देखो जब रेड ब्लड सेल आपको अगर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, अगर आप पीबीएस में देख रहे हो। और अगर आपको इस प्रकार से रेड ब्लड सेल दिखने लगे, देखो एक इधर फ्रैगमेंट है, एक इधर फ्रैगमेंट है, एक इधर फ्रैगमेंट है। रेड ब्लड सेल जो अगर आपको फ्रैगमेंटल दिखने लगे सर, कैसा दिखने लगे? फ्रैगमेंटल। देखो ये नोट्स में लिखा हुआ है क्लियर, हिस्टोसाइट्स इज अ फ्रैगमेंट पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का अगर स्ट्रक्चर फ्रैगमेंट जैसा दिखने लगे, कोना कोना दिखने लगे, कोना कोनी जगह ऑब्जर्व होने लगे, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टोसाइट्स। सिस्टोसाइट्स आरबीसी का वो स्ट्रक्चर होगा जिसमें आरबीसी जो है इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होगा। देखो ये है रेगुलर शेप, इधर पॉइंटेड है, इधर पॉइंटेड है, इधर पॉइंटेड है। अगर उसमें पॉइंटेड हमको पिन दिखने लग रहा है, यही है सर सिस्टोसाइट। ये वही नोट से लिखा गया, ये सब कुछ आपको लेक्चर में पढ़ाया हूँ। और ये लेक्चर तो 3.0 में भी मुझे लगता है पढ़ाई हो चुका है, तो 3.0 में भी पढ़ाया जा चुका होगा। 3.0 तो अब
इन्वेसिवली हमको लगता है कि हम लोग अब 3.0 पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि 2.0 में अब कोई सिलेबस है नहीं भैया। कुछ डीएनए के थे तो डीएनए भी मैंने पढ़ा दिया, तो वो भी आपको मिल गया। तो अब 2.0 वाले बच्चे प्लीज़ जोर ना करेंगे किसी टॉपिक के लिए, बहुत टाइम लगता है बच्चा, नए बैच को भी कंप्लीट करना होता है ना। तो ए वहाँ दिया गया है, ए भी वहाँ बताया गया था आपको। सर क्या बताया गया था, एक बात और बताया गया कि सर ए पाया कब जाएगा, किस कंडीशन में सिस्टोसाइट्स आरबीसी का हो सकता है। सर ये होता है माइक्रो एंजियोपैथी डिजीज। माइक्रो एंजियोपैथी डिजीज को माइक्रो एंजियोपैथी हेमोलाइटिक एनीमिया भी इसको बोला जाता है। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया माहा भी बोला जाता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको में दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो एंजियोपैथी और माइक्रो एंजियोपैथी, दोनों प्रकार के होते हैं। MAHA उसको हम लोग बोलते हैं। तो हमेशा आपको माइक्रो एंजियोपैथी डिजीज, जिसमें कि आपको डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation, DIC जिसको हम बोलते हैं, जब बॉडी में आपके स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स बनने लगेंगे, उस कंडीशन में जो है इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है सर। या फिर आपको हेमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में भी ऐसा दिख सकता है। एक कंडीशन आपको एक्सप्लेन किया गया लिख करके बकायदा। क्वेश्चन सर यही पूछा था आपको कि सिस्टोसाइट्स क्या होते हैं, फ्रैगमेंट ऑफ आरबीसी। अब ये आप लोग बताओगे, सर आप लोग एग्जाम देकर आए हो कि एग्जैक्ट यही ऑप्शंस थे या इसका क्वेश्चन क्या था। जो मुझे मिला आप लोगों के जरिए से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड कि हाँ आपके यहाँ यही क्वेश्चन आया था। क्लियर है बच्चों। मुरली गुजर लिख रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड क्रोमेटोग्राफी ऐड कर देना सर बस, अभी मत मुझे यार रिक्वेस्ट करो। देखो क्रोमेटोग्राफी जब 3.0 में पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग को भी दे दूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन अब कमिटमेंट में कहोगे कि तुम लोग सर अगली टॉपिक जो है ना इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके शेड्यूल उसमें बिगड़ जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ चलो, मुझे स्वस्थ रहना चाहिए, है ना। पढ़ाने से तो मैं एक भी टॉपिक से पीछे हटता नहीं हूँ, तो सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, बट 3.0 को आने दो टॉपिक्स वो सारे कुछ। क्लियर बच्चों। फैक्ट्री ओल्ड महा, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल। अब एक बात याद करो तुम लोग, एकदम सच्चाई से याद करना। क्लिनिकल पैथोलॉजी में अभी तो 3.0 में क्लास चल रहा है, 2.0 में यूरिन पे ना मैंने कम से कम, यूरिन एग्जामिनेशन पे मैंने कम से कम 20 लेक्चर लिए हैं। मुझे लगता है कोई एक्सेप्शनल टीचर होगा जो आपको यूरिन के एग्जामिनेशन पे 20 से 22 लेक्चर लिया हो। मैंने क्या पढ़ाया था उसमें, यूरिन एग्जामिनेशन 20-22 लेक्चर, जबकि मात्र फिजिकल एग्जामिनेशन है, केमिकल एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। ये तो 3 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए।